नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन अगेन. दिस इज एक्चुअली अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको बड़ा आसान लगेगा. सो आप देखो यहां पर ये जो लूप है वो घूम रहा है, वायर का लूप, वो स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह की कोई कहानी नहीं है. यहां पे आपको रेडियस ऑफ लूप दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लूप दिया हुआ है, ठीक है. ओमेगा, कितने ओमेगा से वो घूम रहा है वो आपको बताना है. मास 5 kg. किस चीज का मास? आप देखो इसमें एक बीड आपको दिख रही है, उसका मास 5 kg है बेसिकली. अच्छा, आप यहां पे नोटिस करो कि ये जो बीड है वो घूमते टाइम वायर के साथ घूम रही है, लेकिन वायर पे स्लाइड नहीं कर रही है, वायर पे स्लाइड नहीं कर रही है, सिर्फ वायर के साथ घूम रही है, ठीक है. थीटा दिया हुआ है 37. अब ये थीटा क्या है? तो देखो इसको अगर पॉज करो तो बीड को अगर आप लूप के सेंटर से ज्वाइन करो और फिर वर्टिकल लाइन के साथ वो जो एंगल बना रही है दैट इज 37 थीटा, राइट. तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. आपको ओमेगा निकालना है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको निकालने की कोशिश करें. आई एम श्योर कि आपने ट्राई किया होगा. अब मैं आपको बताता हूं. तो इसका एफबीडी हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहां पे इसको बना लेता हूं. तो ये मेरी बीड हो गई. इसका एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे. नीचे की तरफ mg लगेगा. अच्छा, ये जो वायर है वो इस पे इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर. सही बात है. अच्छा, और तो कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है. अब इसका एक्सीलरेशन किधर है? आप ध्यान दें, ये जो बीड है वो एक सर्किल में घूम रही है, और वो सर्किल कैसा है, कौन सा सर्किल है वो आप देखो. फिर से इसको घूमता हुआ देखो. बीड किस सर्किल में घूम रहा है? बीड जो है इस सर्किल में घूम रहा है. आप ध्यान दे सकते हो, आप देख सकते हो. तो बेसिकली ये सर्किल है, तो उसकी सेंटर की तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा, समझ लो. तो इस बीड का एक्सीलरेशन इधर की तरफ है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार. इस बीड का एक्सीलरेशन इधर की तरफ बता देते हैं, ठीक है. उनको लगता है ये भी तो सर्किल का सेंटर है, बट वो तो वायर जो सर्कुलर है आपका यहां पे उसका सेंटर है ना. एक्सीलरेशन इसका किधर होगा? ये एक सर्किल में घूम रहा है, वो ये सर्किल है, उसके सेंटर की तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा. समझ में आई बात, ठीक है. अब किस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि वो नॉर्मल रिएक्शन है जिसका कंपोनेंट करना है. तो आप देखो यहां पर अगर वर्टिकल लाइन बनाए तो ये एंगल थीटा हो जाएगा बेसिकली 37. तो ये हो जाएगा n cos 37 और ये n sin 37, राइट. अब क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे. तो n cos 37 इज इक्वल्स टू mg, राइट स्टूडेंट्स. और इस डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी? f इक्वल्स टू ma की, राइट. तो इस डायरेक्शन जो फोर्स है दैट इज n sin 37, दैट इज m इंटू ए को लिख सकते हैं क्या तो v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा निकालना है तो लेट्स राइट ओमेगा स्क्वायर आर. समझ में आ रही बात. अच्छा, अब यहां पे ध्यान देंगे एक और. ये जो r है यहां पे गलती हो जाती है. ये r क्या है? क्या ये यही r है जो दिया हुआ है 2/3? नो स्टूडेंट्स, ये जो r दिया हुआ है वो तो ये डिस्टेंस है, मतलब ये जो सर्कुलर वायर है उसका रेडियस है. यहां पे जो ओमेगा स्क्वायर आर हमने लिखा है वो इस सर्किल का रेडियस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इधर बनाते हैं, यहां स्पेस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये रेडियस. समझ रहे हैं बात. तो ये कितनी होगी? अगर ये दिया हुआ है 2/3 और ये थीटा है तो ये कितना होगा? तो आप समझ रहे होंगे दैट विल बी 2/3 sin 37. अब आपको इसको सॉल्व करना है. आप सॉल्व करोगे तो देखो यहां से जाएगा n इक्वल्स टू sin 37 कैंसिल हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 2/3. अब देखो m तो हमें दिया हुआ है 5 kg, ओमेगा निकालने के लिए n चाहिए. n आप इस इक्वेशन से यहां से निकाल सकते हो और फिर यहां रख लेना. सॉल्व करोगे ओमेगा आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. तो देखा आपने कैसे बड़ी आसानी से बस इक्वेशंस लगा के सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो कोनिकल पेंडुलम याद है ना आपको स्टूडेंट्स? उससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बनता है. तो आप देखो यहाँ पर ये आपका कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बार और मैंने इसको बना लिया 2 बार, ठीक है. दोनों जगह इसकी एफबीडी बना लेते हैं, नीचे mg और इस तरह रोप का टेंशन, ठीक है. आपको पता है कि इसका एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर भी इधर की तरफ होगा, राइट. अच्छा देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो कि जो टेंशन है इसका हमने कंपोनेंट कर लिया, तो ये हो गया t cos थीटा, ये t sin थीटा. ये एक तरीका हो गया कंपोनेंट करने का, राइट. अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो mg है उसका कंपोनेंट कर लो आप. देखो एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट. अगर वो एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा. ऐसा भी कर सकते हैं. मतलब इस सिचुएशन में कंपोनेंट करने के 2 तरीके. ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने टेंशन का कंपोनेंट किया, यहाँ पे mg का कंपोनेंट किया. अब बताओ मुझे कौन सा कंपोनेंट करने का तरीका ज्यादा अच्छा है? शायद आप समझ रहे होंगे या शायद ना समझ रहे हो. ये वाला तरीके में थोड़ी प्रॉब्लम है,
ये उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? आप देखो, क्योंकि आप कंपोनेंट करने के बाद आपके पास फोर्सेस क्या तो इस डायरेक्शन में है, क्या तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन इधर है। मतलब कंपोनेंट करने के बाद फोर्सेस एक्सेलरेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने चाहोगे ना यहाँ पे, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये गलत नहीं है कंपोनेंट करना, बट इसके आगे सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इस केस में देखो बड़ा आसान है। कंपोनेंट करने के बाद आपके फोर्सेस इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो वो क्या तो एक्सेलरेशन के पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में इक्वेशंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस डायरेक्शन में आप बोल देते हो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0, और इस डायरेक्शन में आप इक्वेशन बना लेते हो, राइट। तो इसका मतलब ये अच्छा तरीका है कंपोनेंट करने का, ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। प्लीज कीप इट इन माइंड। कई बार स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है इस पॉइंट की, तो वो ऐसे कंपोनेंट कर लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंस जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने ऐसे कंपोनेंट किया था। दिस इज अ राइट वे टू गो अहेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहीं पे मैं आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है इसको। तो मैं 2 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एक मैं लिख रहा हूं T इक्वल्स टू mg cos थीटा, और दूसरा मैं लिख रहा हूं T cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स बताएं आप, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, T इक्वल्स टू mg cos थीटा पहले वाले में। तो आप देखें इसमें, अगर आप देखेंगे इस वाले एफबीडी में, तो ये आपका T है और ये हो गया आपका mg cos थीटा। तो बोला जा रहा है क्या ये दोनों बराबर हैं? बताएं आप। नहीं, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि देखो आपका एक्सेलरेशन इधर है ना, उसका एक कंपोनेंट इधर हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर हो सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है। तो T और mg cos थीटा कैन नॉट बी सेम। तो ये गलत है इक्वेशन, राइट। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं क्या ये भी गलत है या ये सही है। इसके लिए आप देखो इस डायग्राम को, इसमें नीचे mg है और ये है T cos थीटा, और इस डायग्राम में एक्सेलरेशन आपका इधर है, मतलब इसका कोई कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं है। तो इस डायरेक्शन में आप नेट फोर्स 0 बोल सकते हो। तो मतलब आप बोल सकते हो कि mg इज इक्वल टू T cos थीटा, मतलब ये सही है। समझ में आई स्टूडेंट्स आपको बात? ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है और बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन आपको शायद इजी लग रहा होगा, और आपको अगर इजी लग रहा है, आपको समझ में आ गया है, तो आपका जीवन एक्चुअली धन्य हो गया है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।